नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं तो आपको नुक्कड़ गली चौराहों पर नेता नज़र आ जाएंगे। वो नेता भी जो 4 साल तक नदारत रहे और वो प्रत्याशी भी जो हार गए उसके बाद घर में बैठ गए। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक विधायक जो जब से चुनाव जीता लगातार सड़कों पर रहा, वो हैं आर नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी। आज अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ हैं। अमिताभ वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आप लगातार सड़कों पर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप पूरे शहर भर में सड़कों पर हैं, तो सवाल ये उठता है क्या विधायक जी अब संसद की ओर देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए हम लोग कहीं पर हैं और कोई साथी आया, वो हमारी विधानसभा का नहीं है और कोई ऐसी समस्या बता रहा जिसका निस्तारण हम कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए। कुछ ऐसे काम होते हैं जो क्षेत्र के हिसाब से बटे होते हैं, तो उनका निस्तारण हम नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। उपलब्धता हमारी बेहतर है तो ज़्यादा लोग संपर्क कर लेते हैं। कुछ मेरी रिहाइश का क्षेत्र कल्याणपुर में है, इस वजह से इधर भी लोग आ जाते हैं। कुछ मेरा कार्यालय कचहरी पर होने के नाते पूरे शहर के लोग आ जाते हैं। अब जो कार्य मैं कर सकता हूँ, सक्षम हूँ, उसको मैं करने का प्रयास करता हूँ। इस पर कहीं और नियत नहीं है। नियत केवल जो टेस्ट पास करके आए थे उसी टेस्ट में दोबारा पास होने की है, इसके आगे अभी कोई नियत नहीं है। तो आप ऐसे काम करते नजर आते हैं जो पार्टी के अध्यक्ष या जो जिला अध्यक्ष हैं उनको करना चाहिए। आप दक्षिण में नजर आते हैं, कभी उत्तर में नजर आते हैं, तो ये विधानसभा के क्षेत्र की जंजीरों को तोड़ चुके हैं आप। नहीं, जंजीरों की बात नहीं है, क्योंकि जब हम विधानसभा आर नगर में गए थे तो भी हम उसके पहले से पूरे शहर में जहाँ भी हमारे शुभचिंतक हैं, साथी हैं, मित्र हैं, उनका सहयोग लेते और देते रहे थे। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन संपर्क अगर है तो उन संपर्कों को निभाने का वादा किया था, उसी को निभाने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं। आप आर नगर विधानसभा से विधायक हैं। आपने बीजेपी के बड़े नेता माने जाने वाले सलील बिश्नोई को हराया है, लेकिन कहा जाता है कि अमिताभ वाजपेयी का अपना एक वोट बैंक है, वो है युवाओं का समर्थन। तो ये क्या कहानी है, आपको युवाओं का किस तरीके का समर्थन प्राप्त है? अब ना जाने क्या ईश्वरीय कृपा हो सकती है कुछ, लेकिन ये सही है। मैं भी महसूस करता हूँ कि बड़ी संख्या में नौजवान हमसे जुड़ते हैं। मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया क्यों, लेकिन अब हो सकता है कोई ईश्वरीय कृपा हो। लेकिन चूँकि हम लोग ये ज़रूर है कि नौजवानों के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर सतर्क रहते हैं, जागरूक रहते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। जो हम लोगों के दौर से पहले की राजनीति थी, जिसमें अखिलेश यादव जी का उदय हुआ, उसके बाद की जो राजनीति है, इसमें नौजवानों का हमेशा से बड़ा रोल रहा है। क्योंकि पहले जो बड़े नेता होते थे उनकी ही सुनी जाती थी, उनकी ही चलती थी। जब से अखिलेश यादव जी का उदय हुआ, उनके साथ में हम लोगों को मौका मिला है, तो हम लोग नौजवानों की सीधे सुनवाई करते हैं, उनकी बात को सुनते समझते हैं और गंभीरता से लेते हैं। इसलिए समझौता नौजवान हम लोगों के साथ में और समाजवादी पार्टी के साथ में बेहतर ढंग से जुड़ता है। आपको युवाओं का समर्थन प्राप्त है, आप समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा विधायक जो बात तो समाजवादी विचारधारा की करता है, लेकिन समाज की जब बात आती है तो वो नज़र नहीं आता है। जब अभी अलीगढ़ एक्सप्रेसवे 4 लेन बन रहा था, तो जब सैकड़ों मकान तोड़े गए, विधायक जी उस समय नदारत रहे, लेकिन जब बात उन पर आई तो उन्होंने समाजवादियों का जमावड़ा लगा दिया। आप युवाओं की बात करते हैं और युवाओं को उकसाने की बात करते हैं। आपने कहा कि जो 100 जूते मारेगा हम उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। तो ये किस तरीके का समाजवाद है, ये किस तरीके का युवाओं का समर्थन प्राप्त है? देखिए, जहां आपने कहा कि जब मकान गरीबों को तोड़े गए तो नदारद है, ऐसा नहीं था। मंधना क्षेत्र मेरा पुराना कार्य क्षेत्र रहा है। वहाँ के लोग मेरे पास कार्यालय पर आए थे और तत्कालीन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनको मैंने फ़ोन करके कहा था, तो उन्होंने वादा किया था कि इनको मुआवजा दिया जाएगा, जो कि एक्ट का प्रावधान भी है। पर सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र तो अपनी हठधर्मिता पर आमादा है। अगर जहाँ तक सवाल हमारा आया, तो जब हमारे ऊपर उन्होंने अटैक किया तो मैंने उसको लीगली बताया कि बगैर नोटिस, बगैर भुगतान के उन्होंने अटैक किया, जो कि अवैधानिक है। तो भी मैंने 2 दिन तक मेरे यहाँ पर पुलिस का और बुलडोजर का जमावड़ा रहा। आपने महसूस किया होगा, मैं उस दौरान नहीं गया, और कोई होता, यदि आप स्वयं होते और आपके मकान पे आपके किसी चीज़ पर ऐसा होता तो आप भी मौके पर जाते। पर मैं 2 दिन तक मैंने संयम रखा और मैं मौके पर नहीं गया, मैं टकराव से बचा। लेकिन जो मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास सरकारी तंत्र के द्वारा किया जा रहा था, उसकी बात को साफ करना भी आवश्यक था, क्योंकि झूठी बातें आ रही थी लगातार, तो उनको साफ करना आवश्यक था। मैंने किसी को बुलाया नहीं, और ये मेरे जमावड़ा कोई समाजवादियों का नहीं था।
मैंने तो केवल सोशल मीडिया पे एक अपील जारी करी कि मैं अपनी बात अपनों के साथ करना चाहता हूँ। तो जो मेरे अपने थे, वो जिस जात वर्ग धर्म के हों, जिस क्षेत्र के हों, वो लोग आए, उन्होंने हमारी बात को सुना और उसके बाद से तो आज तक शांत है। हालांकि जहाँ तक अधिग्रहण का सवाल है और विकास का सवाल है, तो हम विकास के साथ हैं और अधिग्रहण करे जाने के पक्ष में हैं। लेकिन कहीं गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक्ट के विपरीत जो आचरण हो रहा है, इसकी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। उसको कानूनी तरीके से लड़ने का काम हम लोग पहले भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे। जो सरकारी तंत्र अपनी हरदर्मिता दिखा रहा था, तो उससे लड़ाई लड़ने का रास्ता समाजवाद से होकर के जाता है। समाजवाद ने हम लोगों को हमेशा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का रास्ता दिखाया है। और मैंने कहा अब मैंने कभी नहीं कहा कि 100 जूते मारिए, शब्द मैंने जूते शब्द तो प्रयोग ही नहीं किया था। मैं उस समय मौजूद था आपके पास। आप वीडियो दोबारा चेक कर लीजिए। मैंने जो कहा था, मैं उससे आज भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो कहा था कि एक अमन मित्तल नाम का दलाल, उसको जो एक थप्पड़ मारेगा उसको 1 लाख रुपए दूंगा। एक थप्पड़, जूता शब्द मैंने प्रयोग नहीं किया। जूते की तो हमारी फैक्ट्री है, अगर हम जूते ही बंटवा दें तो कहाँ दिक्कत है। लेकिन जो अन्याय करने वाले, मैंने जोश आवेश में ऐसा कहा, उसको मैं डिनाई भी नहीं कर रहा। और जो अन्याय करेगा उसका कोई उपचार तो करना पड़ेगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं करूंगा, लेकिन जनता जो पीड़ित होगी, जब उसकी सुनवाई कानूनन नहीं होगी, तो उसको भी वो तरीके अपनाने पड़ेंगे जो सरकार अपना रही है। नहीं तो आप मानते हैं कि उस दौरान जो आपने कहा वो कहीं ना कहीं आपके मुंह से निकला हुआ, आवेश में आया हुआ शब्द था? आप उसको आवेश कह सकते हैं, उसको योजना कह सकते हैं। अगर वो लोग अगर बेदाग हैं तो क्यों नहीं सामने आते हैं, क्यों नहीं बताते नोटिस कब दिया? और उन्होंने आज तक, अभी तक भी कोई नोटिस नहीं दिया। भुगतान क्यों नहीं कर दिया मेरे खाते में? पीडी बयान देता है अखबारों में कि 16 करोड़ रुपए लेके विधायक जी खाली नहीं कर रहे हैं। किस चीज़ के 16 करोड़ दिया, कब दिया, मेरे किस खाते में डाला? बातें साफ करो। जमीन का कितना दिया? ये बात आपने भी स्वीकार की थी वहाँ पे, उस जगह पे स्वीकार की थी। तो मैंने तो अपनी बात स्पष्ट करी है, और जितनी बात मेरी वीडियो सामने है, आज भी मैं कहता हूँ अक्षरशः चेक करा लिया जाए। अक्षरशः अगर एक भी अक्षर गलत निकल जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास लेने का काम करूंगा। लेकिन चूंकि मैं राजनीति में हूँ, इस नाते कोई मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय करेगा तो उसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा, अगर कानूनी अन्याय होगा, और अगर गैर कानूनी अन्याय करेगा तो उसको भी अपने तरीके से देखूंगा। नहीं, आपने कहा था कि टैक्स का उन लोगों ने काट के हमको बकाया दिया पहले, लेकिन आप जब उस वक्त मंच में मौजूद, आपने ध्यान सुना नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, भूमि का एक भी पैसा मुआवजा आज तक नहीं मिला है, और जो अमाउंट अवार्ड हुआ है, जिसको बदलने की शक्ति किसी में भी नहीं है, उसका भी एक भी पैसा नहीं मिला है। ये मैंने स्पष्ट कहा है। इसको आप कागजों पर चेक करिए, आप उसको रिकॉर्ड निकालिए, थोड़ा सा मेहनत करें तो आपको बेहतर जानकारी होगी। हालांकि मुझे खुशी है कि मीडिया के साथियों ने भी मेरे वर्जन को ठीक से दिखाया, सिवाय एक साथी को छोड़ करके। संभवतः उसमें कई पेज का ऐड NHAI का जाता है, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन बाकी मीडिया के साथियों ने हमारे वर्जन को दिखाया। आज भी कोई अगर डॉक्यूमेंट पे बहस करना चाहे तो मैं उससे खुली बहस करने को तैयार हूँ, अपने प्रकरण में भी और जो अन्य जनता का प्रकरण है। NHAI का एक्ट कहता है कि PWD की ज़मीन पर भी यदि 3 वर्ष से अधिक समय तक किसी का व्यापार अथवा निवास है तो उसको भी मुआवजा मिलने का अधिकार है मलबे का, तो उसको मलबे का मुआवजा देना चाहिए। सरकार ने रोड बनाने को कहा है, सरकार ने किसी के साथ अन्याय अत्याचार करने को नहीं कहा है। कि आप समझ सकते हैं कि GT रोड पर कोई ज़मीन का मुआवजा 500 रुपये मीटर देगा? क्या GT रोड की ज़मीन कहीं पर, GT रोड पर नहीं, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के किसी कोने पर ज़मीन 500 रुपया मीटर नहीं है। आजकल 500 रुपये मीटर से ऊपर तो कपड़ा पहन रहा है आदमी, और वो GT रोड की ज़मीन का मुआवजा 500 रुपये मीटर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे सामने आए जिनका 1000 मीटर का मुआवजा बना है, दिया गया नहीं है, और 1500 मीटर ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। मकान तोड़ दिए गए, तोड़ने के पहले कोई नोटिस, कोई सर्वे, कोई मुआवजा देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। अगर सरकार अपने तंत्र से दबाव बनाना चाहती है तो हम लोग भी संघर्ष करने को तैयार हैं। धन का नुकसान तो जीवन है, आता जाता है, लेकिन मान सम्मान का नुकसान पे और कानूनी लड़ाई पर हम लोग पूरे संभल से लड़ेंगे। मुझे मालूम है जो विषय अदालत में तय होने हैं उनको अदालत में ही लड़ना चाहिए, और मैं अदालत में ही लड़ूंगा। लेकिन जो इस तरह से जो सरकारी गुंडागर्दी है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अमिताभ वाजपेयी को सुर्खियों में रहना पसंद है। कभी आप बाल मुड़वा कर प्रदर्शन करते हैं, कभी आप अपनी पत्नी के गहने बेचकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपकी विधानसभा की बात की जाए तो समस्या जस की तस बनी हुई है। 3 मल्टी लेवल पार्किंग है, लेकिन सड़कों पर पार्किंग हो रही है। इसके अलावा सीवर भराव, जल की समस्या बिल्कुल वही बनी हुई है। इसके अलावा सिविल लाइन्स की बात करिए तो जैसे ही मेन होल ओवरफ्लो होता है तो 1 फुट तक पानी भर जाता है। वो समस्या अभी भी वैसी बनी हुई है। प्रशांत जी, आप, मुझे राय है कि मुझे लगता है कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में नए हैं और थोड़ा क्षेत्र में अध्ययन करिए। आपने अध्ययन किया नहीं संभवतः। सत्ता सुविधा दिलाती है और विपक्ष संघर्ष से रास्ता निकालता है। जो आपने बातें बताई, यदि आप अगर मेरा पूरा 5 साल का उठा लीजिए, एक इवेंट उठा लीजिए, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मेरे संघर्ष कितने रिजल्ट ओरिएंटेड रहा है। आपने कह दिया सीवर भराव है,
कोई समस्या 100% हल हो गई तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी विधानसभा क्षेत्र की पिछले पूरे बरसात के महीने में एक भी जल भराव की फोटो दिखा दीजिए आप। अब जहां बात बताई सिविल लाइंस के ओवरफ्लो की, ये समस्या है और रहेगी, और इस सरकार के बस का उसको दूर करना नहीं है। ये शीशामुंह नाले की टैपिंग, जिसका श्रेय मोदी से लगा के पूरी सरकार ने लिया देश और प्रदेश की, उसकी टैपिंग करके उसको पाइप से आप वाजिदपुर भेज रहे हैं, ये तो टेक्निकली फॉल्ट है और ये फॉल्ट रहेगी। इसका तो प्रधानमंत्री उद्घाटन कर गए थे इस समस्या का, और इसका हल होगा भी नहीं, इस सरकार के बस का भी नहीं है। इसका दूरगामी हल करना पड़ेगा, वो हमारी सरकार आने पर होगा। और बाकी जहाँ तक रही है बात, तो जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में आप अगर जो सीवर भराव की समस्या पहले की नोट कर लेना और इस बार दिखा देना, बरसात में जल भराव, बरसात के बीच मेरी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम मैं कह सकता हूँ अभी 2 जगह सीवर का बड़ा काम चल रहा है, एक यतीम खाना पर और एक नई सड़क पर। इन 2 जगहों पर सड़क खुदाई हुई है, चूँकि गहरी सीवर लाइन पड़ रही है। इसके अलावा आप एक भी बड़ी सड़क खराब नहीं दिखा पाएंगे। अब गड्ढा कल खोद दो तो अलग बात है, अभी तक कोई नहीं। अब जैसे लाटू रोड मैंने अभी 6 महीने पहले बनवाई, कल मैंने देखा किसी भले आदमी ने गड्ढा खोद दिया। अब खोद दिया तो उसका मुझे पता नहीं किसने खोद दिया, लेकिन और कोई आप बड़ी सड़क खराब नहीं दिखा पाएंगे, आपके सीवर भराव क्षेत्र नहीं दिखा पाएंगे। मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैंने अपने कार्यकाल में GIC से लेकर के फूलबाग, कौशिक पार्क, मालवी पार्क, कैनाल पटरी, हल्सी रोड टंकियों में गंगा बैराज का पानी पहुंचाया। उर्सला टंकी में गंगा बैराज का पानी पहुंचाया है। ये नहीं कहता कि 100% काम पूरा हो गया है, लेकिन जिस तरह से मैंने दूरगामी काम किए हैं, डफरिन में ICU का निर्माण कराया, कितना संघर्ष किया 4 साल मैंने, धनकुट्टी अस्पताल के लिए कितनी लिखा पढ़ी करी मैंने 4 साल। तो मेरी विधानसभा में मैं कह सकता हूँ कि मैंने 70 से 80% समस्याएं नियंत्रित कर ली हैं, और जो बची हैं ठीक है कि वही काम सरकार में होते शायद मेरे मंशा पे हो जाते, और वही काम विपक्ष में हो 3-3 साल की लिखा पढ़ी संघर्ष आंदोलन के बाद होते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने आंदोलनों की रूपरेखा से सरकार को मजबूर किया है कई बार मेरी बातों को मानने के लिए, और इस पर डिटेल डिस्कशन करना जो आधे घंटे का समय दीजिए, मैं अभी आपके सामने अपने कागजों का पिटारा खोलूंगा और एक एक करके आपको दिखा दूँ किस प्रकार से हमने सफलतापूर्वक आंदोलन किए हैं। अगर आपको याद होगा तो मैं 13 दिन तक हालसी रोड की टंकी पर बैठा था और गंगा बैराज से मैं उसको जुड़वाने में आखिरकार सफल रहा। सरकारी तंत्र 100% सही काम कर रहा है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी जिद के आगे, अपने संघर्ष के आगे, अपने मनोबल के आगे मैंने उनसे करवाने में सफलता हासिल करी थी। अगर आपको याद हो तो हरबंस मोहाल हुलागंज वाली मोड़ पर मैंने एक बार सीवर का मैनहोल खोल के सीवर को साफ किया था, और वो लाइन आज तक भरी नहीं है। जिसको अधिकारी कहते थे नई लाइन डालनी पड़ेगी, आज तक 2 साल हो गया वो भरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मंगलसूत्र वाली बात आपने याद दिला दी, तो वो जो तलाक महल में जहाँ की लाइन का पानी था मामला, वो वहाँ जाकर देखिए कितने बड़े इलाके को आखिर वो पानी की सप्लाई हो रही है, वहाँ पर आज एक भी पानी की समस्या नहीं है। आप जाकर रिजल्ट तो देखिए, जहाँ पर अब ये पर मैंने CMO के ऑफिस पर नगाड़ा बजाया था, उसके बाद क्या ज़बरदस्त उसकी हुई थी वहाँ पे दवा के छिड़काव, और इस बार नहीं हो रही। अब जब मैं उस दिन ज्ञापन दे करके आया हूँ, आपने पढ़ा हो अगर मेरा ज्ञापन, तो कुरसौली का मुद्दा जो आज आप लोग तिक्कस के उठा रहे हैं, उस समय केवल 3 मौतें हुई थी, तब मैंने मुद्दा उठा दिया था। आप सतर्क हूँ, जागरूक हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर हूँ, और संघर्ष की किसी भी सीमा तक जाना पड़े मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वही मेरा कहना था। आप अनोखे प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी थे सलील बिश्नोई जी, उन्होंने कहा कि जो हमने 15 साल किया, विधायक जी 4 साल नहीं उसको संभाल पाए। अब मेरे प्रतिद्वंदी तो नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। चुनाव लड़ना अलग अलग दलों से, अलग अलग विचारधारा से, ये हम लोगों की कर्तव्य निष्ठा है। परंतु मैं चाहूँगा कि अपने 15 सालों की एक सूची बनवा लें वो, और मैं अपने 4 सालों सूची बनवा दूँ, तो उसको एक बार कंपेयर करा दें, उस सीवर के काम की अलग बनवा दें। अगर उन्होंने कर दिया होता तो ये टंकियाँ मुझे चालू नहीं करानी पड़ती। ये टंकियाँ सब 2008, 2009, 2010 में बनी है भाई साहब। मैं 2017 में विधायक बना हूँ। ये 7 साल से लेकर 10 साल तक ठूट खड़ी रही, अभी भी झगड़गटी टंकी ठूट खड़ी है। मेरी फील खाना की टंकी है, उर्सला टंकी की छत गायब है, और उसको मैं कैसे ठीक कराऊँ? ना बजट मिल रहा है और ना वैकल्पिक व्यवस्था मिल रही है। आखिर जब मैं टंकी ठीक कराऊंगा तो पानी कहाँ से लाऊंगा? तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था मिल रही, ना बजट मिल रहा, झकरगट्टी का बजट नहीं दे रहे। तो ये केवल 3 टंकियों की समस्या बची है, बाकी टंकियों की समस्या मैंने दूर कर ली है। अगर मेरे बड़े भाई ने कर दिया होता तो जनता ने शायद मुझको मौका ही नहीं दिया होता। उन्होंने विधायक निधि के अलावा किसी और बजट को अपना विधायक का कार्य क्षेत्र नहीं माना, जबकि मुझे खुशी है कि JNURM की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना हो, चाहे इनकी नमामि गंगे योजना का पूरा लाभ लेने का हो, चाहे अमृत योजना इनकी ही है उसका ही लाभ लेने का मामला हो, चाहे स्मार्ट सिटी का लाभ लेने का मसला हो, चाहे KDA से काम कराना हो, चाहे PWD से, चाहे स्वास्थ्य विभाग से, इन सब में मैंने बढ़ चढ़ करके भागीदारी करी है और अधिक से अधिक काम को अपने क्षेत्र में कराने का काम किया है। निश्चित तौर पर आपकी छवि भी एक साफ सुथरी मानी जाती है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की बात आती है तो एक ये आरोप लगता है कि जब ये सत्ता पर आते हैं तो कानून को ठेंगे पर रख देते हैं। अभी आपके ये हम कार्यक्रम की बात करें जो वहाँ पर हुआ था आपकी फैक्ट्री के नज़दीक, MLC कल्लू यादव ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम दिखाएंगे कि सत्ता क्या होती है,
वो बैठे कानपुर में होंगे, परेशान बलिया से किया जाएगा। एक आपके विधायक हैं वो हमेशा पुलिस से भिड़ते हुए नजर आते हैं, तो ये किस तरीके का ये नजरिया है? मेरा बहुत मन है कि एक दिन मीडिया के साथियों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाए और उसमें पूछा जाए कि आखिर जनप्रतिनिधि को कैसे आचरण करना चाहिए। जब मीडिया की साथी वही पुलिस अत्याचार करती है, जब मीडिया की साथी को पुलिस झूठे मामले में बंद करती है तो मीडिया के लोग बहुत कस के आंदोलन करते हैं। जब मीडिया के साथियों की कई बार हत्या हुई, जो गलत हुआ, जो निंदनीय है, तब मीडिया के साथी बड़ी कस के उसका रिएक्शन देते हैं। अभी भी अक्सर जैसे एक मीडिया वाले ने दिखा दिया कि मिड डे मील में वो नमक रोटी खिलाई जा रही है, उसको बंद कर दिया पुलिस ने, तो मीडिया के साथियों ने बड़ा आंदोलन किया। लेकिन आप जब विधायक कोई बात कहता है उसको भूल क्यों जाते हैं? आखिर विधायक को वो बात कहनी है जो आम जनता नहीं कह पा रही, जो दर्द है जनता का, जो साधारण ढंग से कहे जाने पर नहीं सुना जा रहा है, वही विधायक को कहना है। कभी भाषा सख्त भी हो सकती है और सख्त करनी पड़ती है, तो वो करनी है कि नहीं करनी। मुझे तो एक दिन मेरा मन में विचार ये आ रहा था सारी घटनाएं देख करके कि एक हम क्वेश्चनर बना लें, एक परिस्थितियां तय कर लें कि किस किस परिस्थितियों में हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है। जब कोई हमारे पास आवे, साथ झूठा चालान कर दिया गया, कोई मेरे पास आवे कि अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन का पैसा मांग रहा है, कोई अब मांगे कि लेखपाल रिपोर्ट लगाने का पैसा मांग रहा है, या अधिकारी अमुक आवंटन करने का पैसा मांग रहा है, तो आखिर विधायक को क्या आचरण करना चाहिए और किस प्रकार से कहना चाहिए कि जी हुजूर सिपाही जी, कृपा करके आप इस निर्दोष गरीब का चालान ना करिए, मैं आपको प्रतिवेदन दे रहा हूँ, इस तरह से बात करनी चाहिए या सख्त भाषा प्रयोग करनी चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए हमको अधिकारियों से? इसका तो मैं सोचता हूँ एक दिन एक चार्टर जारी हो जाए तो ये बेहतर हो जाए। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग उन घटनाओं को तोड़ मरोड़ लेते हैं, वीडियो जारी कर देते हैं। अगर कोई अधिकारी अत्याचार कर रहा है और जन आकांक्षाओं को पूर्ति नहीं कर रहा है तो जनता की तरफ से आवाज़ रखने के लिए तो जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, और जनप्रतिनिधि भी आवाज़ नहीं रखेगा तो रखेगा कौन? जिस दिन डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधियों का दबाव ये जो सरकारी अधिकारियों पर से कम हो गया, उस दिन डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। हम आप सब, चाहे मीडिया के साथी हों, वो फोर्थ पिलर हैं इस डेमोक्रेसी का, जनता है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, सबको अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करना पड़ेगा। हम जनप्रतिनिधि बहुत कमज़ोर श्रेणी के इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा हर 5 साल में हमें दोबारा एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम पास करके ही बन सकते हैं, और जो एक बार एग्ज़ाम पास करके आ गया और उसको पूरे जीवन निरंकुश आचरण कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं अंकुश में रखना पड़ेगा। सख्त भाषा प्रयोग करना और गाली गलौज की भाषा प्रयोग करना, दोनों में अंतर है, दोनों की मर्यादा में अंतर है। कई बार भाषा शैली सख्त करनी पड़ती है, ये जरूर मैं चाहता हूँ कि आचरण में शब्द मर्यादित चुने जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि जो आपने हमारे दिलीप यादव जी का जो उदाहरण दिया या इरफान जी का उदाहरण दिया या हमारा भी आपने कहा, कोई आप गाली के शब्द नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे कोशिश करते हैं कि ना हो, लेकिन सख्त भाषा शैली तो प्रयोग करनी पड़ती है। यदि आप जिस दिन ये कह देंगे कि पूरा सरकारी तंत्र ईमानदार हो चुका है, अब सरकारी तंत्र कहीं कोई गलती नहीं कर रहा है, उस दिन जरूर हम लोग अपनी भाषा शैली को इस तरह से कर लेंगे कि हम लोग भी आचरण वैसा करेंगे। लेकिन जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अगर कहीं सख्त भाषा का प्रयोग करना पड़ता है तो निश्चित रूप से हम लोगों को करना पड़ेगा। 2022 में चुनाव है, इस बार ब्राह्मणों का बड़ा जिक्र हो रहा है। अखिलेश यादव भी परशुराम प्रतिमा बनवा रहे हैं, कह रहे हैं जनेश्वर जी तो हमारे जो मुलायम सिंह यादव के बाद जिसका नाम लिया जाता था वो जनेश्वर मिश्रा का नाम लिया जाता था। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये लोग जातीय तौर पर राजनीति कर रहे हैं और ये तो जो विप्र हैं ये तो हमारे अपने वोट बैंक ही है हमारा, और ये हमसे कभी दूर जाएंगे नहीं। देखिए, आमतौर पे हम जातिगत आधार पर टिप्पणियाँ नहीं करते। हम लोग, आपने पहले कहा कि हमारा आचरण समाजवादी रहता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी समझती है कि कोई कौम, कोई बिरादरी उसकी बपौती है तो गलतफहमी हटा दे। जो समझदार हैं वो समझदारी से ही निर्णय करेंगे। अगर कभी भावनात्मक भूल हुई है तो उसको सुधार करके हम लोग प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जहाँ तक सवाल जनेश्वर मिश्रा जी का आपने कहा, तो इसमें क्या धोखा है? क्या जनेश्वर मिश्रा जी हमारे पुरोधा नहीं थे? क्या उनके नाम पर हम लोगों ने एक बड़ा सा ऐसा पार्क बना के जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, पर्यावरण दृष्टिकोण से भी अच्छा है, हम लोगों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश नहीं करी है? क्या हम लोग परशुराम जयंती में छुट्टी अखिलेश जी ने घोषित नहीं करी थी? तो हम लोगों ने जो काम किया है उसकी बात हम करते हैं। हम लोगों ने केवल ब्राह्मणों को नहीं, सबको ही सम्मान देने का काम किया है। और हमारे नेता ने अक्सर कहा है, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जाति गणना करा ली जाए सबकी, और सबको उसकी गणना के अनुसार में, अनुपात में उसकी भागीदारी दे दी जाए। तो इसमें सब आते हैं, सबको भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। जातीय आधार पे तो नहीं करते हम लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस वोट बैंक को अपनी बपौती समझती है वो उसकी बपौती रहने वाला नहीं है, कि उन्होंने लगातार धोखा दिया है। उन्होंने अनेक चेहरे दिखाए
कि कहीं मौर्य समाज को दिखाया कि आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे, कहीं उन्होंने कुर्मी समाज को दिखाया कि आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे, कहीं पाल समाज को दिखाया कि आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे, कहीं ब्राह्मण समाज को दिखाया। तो बांटने का काम तो ये भारतीय जनता पार्टी करती है, जाति के नाम पर भी, धर्म के नाम पर भी, भाषा के नाम पर भी और क्षेत्र के नाम पर भी, और सबको जोड़ के साथ चलने का काम समाजवादी लोग करते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि वो सब लोग जो विकास के साथ हैं, जो उन्नति के साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। आपको लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होगी? और क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे इतने काम हैं जो योगी जी को दोबारा सत्ता में बैठाने के लिए पर्याप्त हैं, अब अखिलेश यादव अगले चुनाव के लिए तैयारी करें, 2022 भूल जाएं। चलो, उनको ये तो पता है कि अखिलेश यादव ही विकल्प है। ये बात तो वो लोग भी जान रहे हैं कि उनका विकल्प अखिलेश यादव ही है। जहाँ तक काम है, अगर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो सूची बनवा दें अपने कामों की, और हम सूची बनवा दे रहे हैं हम अपने कामों की, वो अपना मैनिफेस्टो ले आवें। उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, जो उसको संकल्प पत्र कहते हैं, और उसमें केवल टिक लगा दें कि उन्होंने कितने संकल्प अपने पूरे कर लिए, तो भी हम लोग पहले ही हार मान लेंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने संकल्प पूरे नहीं किए हैं, उन्होंने 2 काम बड़े पैमाने पर किए हैं जो उनकी उपलब्धि है। एक तो ये कि अखिलेश यादव जी के शिलान्यास और लोकार्पण किए गए कामों का दोबारा फीता काटने का, और एक नाम बदलने का। ये 2 कामों में उनको महारत हासिल है, और ये धर्म का जहर फैलाने का। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अखिलेश यादव जी ने शिलान्यास किया, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, जैसे मेट्रो का काम है। यही तो है कि अगर मेट्रो का काम अगर हमारी सरकार रही होती तो 3 साल हो गए होते इसको चलते हुए। आज ये पहले डिब्बा निकलने पे खुशी मना रहे हैं, आज हमारे सारे रूट पूरे हो गए होते और मेट्रो को चलते हुए लोगों की आदत पड़ चुकी होती है। अब तक तो ये बहुत पीछे हैं। अगर ऐसे मैं कहूँ कि इनको अपना चुनाव निशान कैंची रख लेना चाहिए तो भी गलत नहीं, कैंची रख लें, जहाँ फीता मिले वहाँ काटते रहें। काम किसी का हो, ये फीता काटने का काम करें। आर नगर विधानसभा में ऐसे कौन से काम है जिन्हें लगता है कि आप ये तो आपने पूरे कर दिए, लेकिन अगर जो आपको अगला मौका मिलेगा तो ये काम हमको पूरे करने हैं जो कहीं ना कहीं रह गए? देखिए, पानी के क्षेत्र में बहुत काम अभी बचा है, क्योंकि अगर मैंने फीडर पहुंचा दिया, 2 टंकी अभी मेरी टूटी हैं, उर्सला और फीलखाना, और एक झकलगढ़ी टंकी अभी ड्राई है। इसको हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं इसी में भी भरवाने में सफल हो जाऊं, लेकिन फीडर तो पहुंच गया, इसका बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है। अभी बहुत जगह लोहे की लाइनें पड़ी हैं, पुरानी लाइनें पड़ी हैं, आबादी का लोड बढ़ गया है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाएंगे। पेयजल के सीवर तो ज़्यादा काम हो गया है, बुक लाइनें मैंने ज़्यादातर डलवाने में सफल हो गया हूँ, तो उसका भी जो अंदर की गलियों में कहीं कहीं आज भी मैला नालियों में बह रहा है, हालांकि बड़ी पैमाने में मैंने ठीक कर लिया है, तो उसको ठीक कराने का काम करूँगा। इसके बाद जो बड़े काम जो मैं करना चाहता हूँ, डफरिन का NICU पूरा हुआ जा रहा है। एक उर्सला में भी हाईटेक कोई स्वास्थ्य की सेवाएं शुरू करनी चाहिए। अब ये शिवाला की बाज़ार है, महिलाएं जाती हैं बड़ी संख्या पर, असुरक्षित भी है और बड़ी बेतरतीब है, और वहाँ के दुकानदारी परेशान है, उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा। तो शिवाला बाज़ार को बेहतर और आधुनिक बनाने का काम करें। अब मुर्गा मार्केट हमने शिफ्ट करी थी जब पार्किंग बनाई थी, और उसके बाद से आज तक उसी हाल को है। तो मुर्गा, मछली जैसी चीज़ें जो हालांकि हम लोग तो नहीं खाते, हमारे उसमें नहीं खाया जाता, लेकिन जो लोग खाते हैं वो बड़ा अनहाइजीनिक खा रहे हैं। तो इसके लिए एक बढ़िया हाइजीनिक एयर कंडीशन मार्केट बनानी चाहिए, जहाँ पे लोगों को स्वस्थ रूप से चीज़ें मिल सके। तो एक मार्केट बनाने का प्रयास करूँगा। जो नाना पार्क में बड़े बड़े महोत्सव होते थे, श्याम बाबा के से लेकर रानी सती से लेकर सालासर बालाजी, राधा रानी के, अनेक बांके बिहारी के महोत्सव हुआ करते थे, सारे सरकार ने रोक दिए। जो धर्म का काम करने वाली सरकार है उसने सारे महोत्सव रोक दिए। तो इन महोत्सव के लिए एक बहुत अच्छा पंडाल बना करके उसको सुरक्षित जगह देने का काम करेंगे। और जो बाज़ारों के अंदर पार्किंग की और लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्थाएं हैं, इनको कुछ व्यवस्थित करने का काम करेंगे। कचहरी है और परमठ है, जहाँ पर बड़ी समस्या पार्किंग की है, इसके लिए पार्किंग स्लॉट्स बना करके इसको ठीक करने का काम करेंगे। और एक एलिवेटेड रोड मेरा सपना था, मैंने कई बार लिखा, हालांकि इधर मैंने अखबार में पढ़ा, ये लोग DPR बना रहे हैं पर इनके बस का है नहीं। एक अच्छी एलिवेटेड रोड बना करके शहर को जाम से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ आर नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ बाजपेयी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर किसी खास व्यक्ति के साथ, तब तक हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।